सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाज जहांगीर। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को इस वक्त कमज़ोर होता देखकर अपोजिशन जमातें एक बार फिर से मुतारिक हो रही हैं, मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही हैं। कौमी असम्बली में 2 बिल्स पर हुकूमती नाकामी को अपोजिशन ने अपनी कामयाबी करार दिया। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पार्लियामेंट में मुश्तरका लाहे-अमल अपनाने की तैयारी भी की जा रही है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पहले मौखर हो चुका है और अब पहले शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों को इशारा दिया और साथ मिलकर चलने की हिकमत अमली पर जोर दिया। और आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की है और हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में मुश्तरका लाहे-अमल अपनाने पर इत्तेफाक किया गया है। मौलाना से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि मौलाना फजल रहमान एक बुजुर्ग सियासतदान है, उनका रिश्ता 3 नस्लों से है। उम्मीद है हुकूमत इसको मुत्तहिद होकर नाकाम बनाएंगे। हमने जो नैब ऑर्डिनेंस का साजिश है, जो EVMs और इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन करने का साजिश है, अब तक उसको नाकाम करवाया है और उम्मीद है कि हम आगे जाके भी उनके हर साजिश को नाकाम करवाएंगे। मेरा ख़ानदान का मौलाना फजल रहमान साहब का साथ आज का नहीं। पीपल्स पार्टी की जानिब से PDM से अलग होने और अब दोबारा अपोजिशन का हिस्सा बनने से मुतालिक सवाल के जवाब में मौलाना ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे मेहमान हैं और रिवायत का तकाजा है कि कोई ऐसी बात नहीं की जाए जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। अभी वो मेरे मेहमान हैं और मेहमान होने का तकाजा ये है कि कोई ऐसी बात न छेड़ी जाए कि जिसमें हमारे रिवायात में कोई फ़र्क आ सके। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात और मीडिया से बातचीत से ऐसा लग रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी PDM में वापस आ भी सकती है, लेकिन PDM से अलग होने के बाद बिलावल इस इत्तेहाद के बारे में काफ़ी कुछ कहते रहे हैं। और यही नहीं, कुछ दिनों पहले तक बिलावल हुकूमत के खिलाफ सखर में एहतजाजी रैली से खिताब कर रहे थे। वहाँ भी उन्होंने नून लीग और मौलाना फजल रहमान पर तनकीद की थी। हुकूमत जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद ऑपोजिशन करने वाली जमात है। हुकूमत जानती है कि असल में मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है, वो आपसे है। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान भी पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ मुख्तलिफ राय नहीं रखते। वो तो एक TV प्रोग्राम में अपोजिशन इत्तेहाद से अलग होने पर पीपल्स पार्टी के पर इल्ज़ाम भी लगा चुके हैं कि बिलावल ने एस्टेब्लिशमेंट से डील की है और ख़ुद को हुकूमत के साथ जोड़ दिया है और इसका इस इत्तेहाद को नुकसान भी हुआ है। तो अब यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि अपोजिशन जमातों के राब्ते और मुलाकातें क्या इस बार हुकूमत के खिलाफ कोई कामयाब हिकमत अमली बना पाएंगी या फिर पिछली बार की तरह इस बार भी ये लोग एक दूसरे के खिलाफ ही महाज़ाराई करते रहेंगे। बहरहाल पार्लियामेंट में ये मुत्तहिद हैं और मुश्तरका इजलास मौखर जो किया गया उसकी क्या वजूहात हैं? क्या हुकूमती इत्तेहादी नाराज़ थे या फिर अपोजिशन इतनी तगड़ी हो गई है इस वक्त कि हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रही है? इस पूरी सूरत पर गुफ्तगू करते हैं बहरमन तंगी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ इमरान मसूद साहब काफ लीग से हुकूमत के बड़े अहम इत्तेहादी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और अमजद अली खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। तो तंगी साहब, आज ये जो मुलाकात हुई है, ज़ाहिर है हुकूमत के खिलाफ आप एक मजबूत अपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन PDM में आप शामिल नहीं हैं। क्या ऑफर हुई आज मौलाना साहब की तरफ से बिलावल साहब को PDM में दोबारा शमूलियत की? तंगी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक अपोजिशन रोल होता है और एक PDM का हिस्सा। जब अपोजिशन का रोल हम प्ले करते हैं तो आपको याद है कि अब PDM के बाहर भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब भी हमारे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ कहा है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको वेलकम किया है और उनको सपोर्ट किया है। इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, अगर हम हुकूमत में होते हैं तो हमने अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम किया है हमेशा, और हमने हमेशा अपोजिशन के ताउन से, उनकी सपोर्ट से अगर हम कानून साजी करते हैं और हमने तारीखी कानून साजी की है तो वो ये जरूरी बात है कि विदाउट द सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन यू कांट डू इट। लेकिन इसी तरह बीबी के वक्त में भी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के वक्त में भी, अगर हमने 18 अमेंडमेंट दी इस मुल्क को
अगर हमने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन दिया है तो वो अपोजिशन के सपोर्ट से हमने दिया है, और हमने हमेशा ये कहा है कि पार्लिमानी रिवायात में इश्यूज पे डिबेट्स होने के लिए नेशनल असेंबली एक ऐसा फोरम है कि वहाँ कानून साजी होती है। सही। तो हम पार्लियामान के अंदर अपोजिशन लीडर के साथ हैं, चाहे हम अब पीडीएम का हिस्सा हो या ना हो। अभी आज जो मेरे चेयरमैन जरदारी साहब की मीटिंग हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, तो पीडीएम से अगर हम अलग हुए थे तो हमने ये कहा था कि रिजाइन न दे, बल्कि रिजिग्नेशन से बेहतर ये है कि हम उनके खिलाफ अदम-ए-एतमाद ले आए। पंजाब में जाहिर तंगी साहब वो पूरी कहानी तो अब सबको तकरीबन याद ही हो चुकी है, किस माहौल में और क्या कुछ हुआ, कैसे आप लोगों को अलहदा होना पड़ा। अब ये बताएं कि पार्लियामेंट के अंदर आप मुत्तहिद हैं, पार्लियामेंट के बाहर आप तकसीम हैं, तो ये जिस अवाम की आप बात करते हैं कि अवाम को हम निकालेंगे, वो तो फिर कंफ्यूज ही रहेगी कि अंदर आप एक हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग हैं, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर फिर कैसे मुत्तहिदा अपोजिशन बन सकेगी और कैसे अवाम निकलेंगे? जब अपोजिशन का एक नारा है कि पतली प्राइम मिनिस्टर को ना लायक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, ना अहल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, जालिम हुक्मरानों के खिलाफ अगर हम पार्लियामान के अंदर हैं, तो अगर बाहर रोड पे वो अपना एक स्टैंड लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन एक महीने से ये जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है उनके खिलाफ हम अवाम, महंगाई के खिलाफ हम अवाम के साथ है और हम अवाम हमारे साथ खड़ी हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर अपोजिशन रोल प्ले करते तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी और एक इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से आप हुकूमत जो नालायक हुकूमत है इस वक्त, जो जिसने कहा था कि जिसकी को हुकूमत में महंगाई आती है तो करप्ट चोर लुटेरा वज़ीर आज़म है, तो आज अगर हम पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ है या वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत के खिलाफ है, तो एक ही स्टैंड है जो कि ये हुकूमत नाकाम है, ये वज़ीर आज़म कठपुतली है, वज़ीर आज़म ने जो वादे किए उसने पूरे नहीं किए हैं, अवाम समझ चुके हैं, लेकिन आज गरीब अवाम बच्चों को ठीक है। चलें, आप पीडीएम में शामिल हो या अलहदा हो, लेकिन आप लोगों का मकसद एक ही। तो इमरान मसूद साहब, अब आप लोगों का क्या मकसद है और आप किस प्लेटफॉर्म पर हैं? आप अपोजिशन के साथ हैं या हुकूमत के साथ हैं? अगर हुकूमत के साथ आप लोग होते तो फिर ये जो मुश्तरका इजलास था इसको क्यों मौखर हुकूमत ने कर दिया? ज़ाहिर है आपको भी और MQM को भी एज जमात बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब ये तहफ़्फ़ुज़ात कब तक दूर होंगे? ये कानून साजी करने में हुकूमत कामयाब हो सकेगी, नहीं हो सकेगी? और अगर नहीं होती तो फिर ये अपोजिशन अपनी फ़तह करार देगी इस पूरी सूरत हाल को एक बार फिर? देखिए, हम तो इत्तेहादी हैं और हम इस इत्तेहाद में बाकायदा मौजूद हैं और हमारा अलायंस जो है बरकरार है, 1। नंबर 2, इत्तेहाद में रहते हुए अगर कोई हमारा मौक़िफ़ ना समझे और हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है हमारी जमात का, जिस तरह MQM ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार किया है, सो वी हैव ऑल द राइट कि अगर हम अपनी नाराज़गी या अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना मौक़िफ़ हम बयान करें। आपने देखा जॉइंट सेशन में हमें एतमाद में नहीं लिया गया था और हमें ये EVM मशीन्स के हवाले से हमारी जमात से कोई मुशावरत नहीं की गई थी। सो देयर इज़ नो हार्म अगर हमारी जमात का इसमें मौक़िफ़ आया और वो डेफर हो गया। अब आगे बात PDM की, हम हरगिज़ अपोजिशन के साथ नहीं हैं। वी आर नॉट एट ऑल विद अपोजिशन। हम PDM का हिस्सा नहीं है। PDM बड़ी एक्साइटेड फिर रही है इस वक्त, वो ये समझ रही है कि शायद कोई क्रैक्स आ गए हैं और हम इसका फ़ायदा उठा लें। हम कभी भी अलायंस में रहते हुए इस हुकूमत को गिराने का हिस्सा हम बिल्कुल नहीं बनेंगे। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, पीछे 3-3.5 साल जितना भी अभी अरसा गुजरा है, हमने किसी ऐसे मौके पर जहाँ पर लेजिस्लेशन हो रही हो, जहाँ पर कोई पॉलिसी मैटर हो, जहाँ पे अलायंस के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना हो, उसमें हम इस हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब PDM आपस में कंफ्यूज्ड है। पीपल्स पार्टी तो खुद इक़्तिदार में है। पीपल्स पार्टी तो ट्रेजरी बेंचेस पर बैठी हुई है, सिंध में बैठी हुई है। सिंध की उनकी एक अलग। इमरान साहब, ये अभी चंद माह पहले जब परवेज़ इलाही साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हुई और उसी वक्त पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तजवीज़ भी PDM में पेश की, तो उस वक्त भी कुछ चहमगोइयाँ हुई थी कि कहीं कोई इत्तेहादी आगे पीछे ना हो जाए, कुछ अंदरूनी खाना बातचीत चल रही है। और फिर अभी जब कानून साजी में ये 2 बिल्स में अपोजिशन जब कामयाब हुई है, तो फिर इत्तेहादी अगर हुकूमत के साथ हैं तो हुकूमत क्यों नाकाम हो रही है और अपोजिशन क्यों कामयाब हो रही है? फिर आप लोगों के वोट्स मिलाकर अपोजिशन से कम कैसे हो गए? देखिए, बात यह है कि जो जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, दैट इज़ नॉट अ सीक्रेट, दैट्स एन ओपन थिंग और पब्लिकली उसको टेलीवाइज किया गया था। वो चौधरी साहब ने उनका हाल भी पता करना था और फिर सेनेट के हवाले से उनका शुक्रिया भी अदा करना था। हमने जो
पंजाब की जो पांच सीटें थी जो सेनेट की थी वो अनअपोज्ड करवाई थी। इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, और उसमें पीपल्स पार्टी के साथ मशवरा करके, राब्ता करके, हालांकि जरदारी साहब की साथ जो मुलाकात परवेज साहब की वो शायद पीटीआई को पसंद ना आई हो, लेकिन सियासत में अगर आप किसी को मिलते हैं, किसी अपोजिशन लीडर को मिल लेते हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप उसकी जमात में आप शामिल हो गए हैं या आप किसी साजिश का इमरान साहब वो जो सीट एडजस्टमेंट थी वो हुई तो पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान थी, और शुक्रिया आप लोगों ने जरदारी साहब का अदा किया। नो 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 नो, देखिए वो सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हो रही है, हम बात करें सेनेट की। जी वही सेनेट में वो जो पांच सीटें आप दोनों को बराबर से आपने दिलवा दी, वो सबको सूट करता था ना फॉर्मूला। अगर एक बंदा भी खड़ा हो जाता आजाद जो था तो फिर प्रॉब्लम में चला जाता। तो लिहाजा ये इसके पीछे एक्सपीरियंस चाहिए, ये तजुर्बे से बातें होती हैं, और हमने कई सेनेट, हमारी जमात ने कई सेनेट के इलेक्शन भुगताए हुए हैं। हम इस जमात में, और हम यहाँ हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देखें, यहाँ चौधरी परवेज है या चौधरी शुजात हुसैन की पॉलिटिकल आप हिस्ट्री देखें तो उसके पीछे बहुत बड़ा तजुर्बा है। आज वो तजुर्बा काम आया और हमने पीपल्स पार्टी को रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी बात मानी और हमारी सीटें निकल आई, अनअपोज्ड सीटें निकल आई। ठीक है ना जी। तो अब आगे बात पार्लियामेंट में इट इज गेम ऑफ नंबर्स। जब तक आपके पास नंबर्स पूरे नहीं होंगे, आप एक सिंपल मेजॉरिटी से कोई भी लेजिस्लेशन आप पास नहीं कर सकते हैं। पार्लियामेंट के अंदर की गेम डिफरेंट है, पार्लियामेंट के बाहर सड़कों की गेम डिफरेंट है, सेनेट की गेम डिफरेंट है। तो आप ये सही फरमा रहे हैं, अब पीटीआई को या इत्तेहादियों को या गवर्नमेंट इन सीट जो है उसको अगर कोई अपना कानून पास कराना है तो उसको नंबर पूरा करना जरूरी है, और अगर आपका नंबर पूरा नहीं होता तो आपका कोई भी लेजिस्लेशन पास नहीं होगी। मैं आपसे इस हद तक बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। सही, चलें अब जरा तंगी साहब से भी मैं पूछूंगा कि अब ये अपोजिशन अपने नंबर्स मुश्तरका इजलास के लिए किस तरह पूरे करेगी, लेकिन पहले हुकूमत से इन तमाम सवालात के जवाब ले लें। अमजद अली खान न्याजी साहब, ये आपने अपने इत्तेहादियों को ही बिल्कुल बेखबर रखा, आप ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, कानून साजी की बात कर रहे हैं, इत्तेहादियों से ना आप मशवरा कर रहे हैं ना उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। चलें अपोजिशन को समझ में आता है, काफ लीग और एमक्यूएम को क्यों आप मुस्तकिल नज़रअंदाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, सबसे पहले तो मैं अपने भाई तंगी साहब की बातों का जवाब दूंगा। देखिए, इनकी लियाकतें हैं जो लियाकतों की वजह से आज जो पाकिस्तान है ये मुश्किल में है। कोई इनके अगर काश के ये अपनी जो लियाकतों का जो मैं समझता हूँ कि ज़हीन और फतीन लोग इनके थे ना, काश के ये सरे महल ना बनाते, बड़े बड़े महल बनते ना, तो आज पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा होता और हम इकोनॉमी जो है इतनी बुरी तरह डगमगा न गई होती जब हमने संभाली थी, और इतने कर्जे हम पे बोझ ना होते। ये इनकी लियाकतें ही थी जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को डुबो दिया था। दूसरी बात ये है कि देखें, इत्तेहाद जो होता है उसमें उतार चढ़ाव रहते हैं। इत्तेहाद लेजिस्लेशन इशू टू इशू मसाइल आते हैं, कोई ये इतना कोई अनहोनी बात नहीं है। अभी मेरे भाई ने आपको बड़ी वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि हम साथ खड़े हैं। हाँ, हमारे कुछ अगर तहफ़्फ़ुज़ात लेजिस्लेशन के ऊपर है तो वो भी दूर हो जाए कि कोई इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। हर एक को अपने देखिए प्लानिंग के साथ उन्होंने भी इलेक्शन में जाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन में जाना है, अपोजिशन पार्टियों ने भी जाना है। तो हमारा मकसद जो है वो यही है कि लेकिन हम साहब अगर ये शिकवा चले किसी एक जमात का होता, किसी एक इत्तेहादी का, तो समझ आता कि चलें इनके ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों बड़ी जमातें दोनों बड़ी जमातों को ये तहफ़्फ़ुज़ात होते रहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते रहते हैं। ये जो हम लेजिस्लेशन है ना, मैं सबसे पहले एक तो ये वाज़ेह कर दूं कि ये कोई जाती हमारा वेंडेटा नहीं है। हम चाहते हैं जो पिछले 72 साल की आपकी तारीख गुजरी है उसमें आप कहते हैं हमारा एक इलेक्शन ठीक हुआ है। सारी अपोजिशन जमातें कहती रही हैं कि हम धांधली से हार गए या जीत गए, एक दूसरे के कीचड़ में चलते। आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि जी आए ऐसा निजाम लेके आए जिसमें कौम का फायदा जान छुटे। अब बजाते खुद ये क्यों उससे पीछे हटते हैं, हमारी समझ से बालातार है। हम तो चाहते हैं कि जो लेजिस्लेशन है ये कौम के लिए। फिर अमजद साहब इसका मतलब ये मुश्तरका इजलास जो आप लोगों ने मौखर किया ये इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से किया ना, इन लोगों ने आपको वोट देने से मना कर दिया था। नहीं, मैं ये बात नहीं है। इत्तेहादियों के अपनी रिजर्वेशन है होंगी, मैं ये नहीं कहता नहीं होगी, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने देखें इसको मजीद इस पे उनका मौक़िफ़ था कि हमें
एक तो चीजें थी कि हमें और बेहतर चीजें करनी चाहिए, हमें अपोजिशन को भी साथ लेके चलना चाहिए। पहले भी दावत दे चुके हैं अपने बजट इजलास में। अब फिर हमने एक दफा फिर स्पीकर साहब के तवज्जुह से हमने तमाम अपोजिशन पार्टियों को खत भी लिखा है अपना अपोजिशन लीडर साहब को कि आए, अगर आपके पास ऐसी तजावीज हैं जो और बेहतर हैं। देखिए हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, हम चाहते हैं आए अगर बेहतर प्रपोजल्स हैं। अमजद साहब ये प्रपोजल्स और ये तजावीज आप लोगों ने फिर ऑर्डिनेंस से पहले क्यों नहीं मंगवा ली? ये सारी बातचीत पहले कर लेते और प्रॉपर कानून साजी हो जाती, इस पर ऑर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑर्डिनेंस को ऑब्लिगेशन नहीं है कि ना लाना। देखिए आज हम चाहते हैं कि ओवरसीज को अपना हक मिले। अब जब कहते हैं कि जी ओवरसीज हमारी बैकबोन है तो फिर उन्हें क्यों ना हक मिले? मुश्किल में वो खड़े होते हैं, सलाह में वो खड़े होते हैं, ज़र मुबादला के ऊपर हमारे। चलें अब ऑपोजिशन से इस बारे में एक बार फिर आप लोग बात करना चाहते हैं तो तंगी साहब अब आप लोग तैयार हैं? खत लिखा है स्पीकर साहब ने शहबाज शरीफ साहब को भी, दीगर तमाम ऑपोजिशन जमातों के सरबराहान को भी। अब हुकूमत चाहती है कि आप लोगों से बात हो EVM पर, नैब कवानीन में तरमीम पर। तो अब बातचीत करने के लिए ऑपोजिशन तैयार है या बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए मामला आपके और हुकूमत के? देखिए जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब हैं तो वो हुकूमत नहीं है। इसी वजह से अगर स्पीकर का लेटर आते हैं तो हम इसी पे कमेटी में भी बैठने के लिए तैयार हैं और हम तहफ़्फ़ुज़ात अपने उनके सामने रखने के लिए तैयार हैं। अगर ये लेटर सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तरफ आ जाते तो हम इसके लिए हरगिज़ तैयार नहीं हैं। अच्छा। इसलिए कि इस प्राइम मिनिस्टर की जो रोल रहा है अभी वो सेटिस्फैक्ट्री भी नहीं है और पाकिस्तान की तबाही के लिए है। तंगी साहब फिर कौन खत लिखकर आपको दावत दे? फिर क्या चाहते हैं? मुझे एक मिनट दे दे। अभी मेरे भाई अमजद साहब ने कहा कि सरे महल और इन लोगों ने इकोनॉमी को तबाह किया है, तो क्या आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ये कहा था? उसने तो कहा था कि मैं दूसरे ही दिन तमाम अशिया की कीमतें कम करूंगा, मैं आम आवाम की जिंदगी में खुशहाली ले आऊंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं हमसाए ममालिक से कर्जे लेने पर खुदकुशी को तरजीह दूंगा, मैं गैस बिजली पेट्रोल की कीमतें कम करूंगा और अगर मेरी हुकूमत में महंगाई आ गई तो समझ ली कि मैं चोर लुटेरा हूँ। उसने ये कहा था। उसने मेरे साथ ये नहीं कहा कि लंदन में ये रहे थे और अमेरिका में ये रहे थे, गोली मारो अमेरिका और लंदन को। आप वो वादे पूरे जो आपने इलेक्शन कैंपेन के साथ मेरे साथ किए थे। आपने मुझे कहा था कि मैं नया पाकिस्तान दूंगा आपको, अभी लोग वो पुराना पाकिस्तान मांगते हैं। तो बात ये नहीं है कि सरे महल और इकोनॉमी को GDP ग्रोथ कहाँ चला गया, इन्फ्लेशन कहाँ चला गया, डॉलर की कीमत कहाँ चला गया और पेट्रोल की कीमत कहाँ चला गया। तो तंगी साहब यही तो है नया पाकिस्तान। हो सकता है यही पाकिस्तान देने का वादा किया हो। बहरहाल ये अब जो दावत आई है इस पर कोई गौर कर रही है ऑपोजिशन? आप लोग इस पर बैठना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप? स्पीकर खत नहीं लिखे तो फिर कौन लिखे? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से खत आएगा तब आप लोग डायलॉग की तरफ जाएंगे? नहीं, मैंने आपको ये कहा कि ये लेटर स्पीकर की तरफ से आया है और ये इसी वजह से जो हमारी एक कमेटी है और हमारी सीनियर जो लीडरशिप है, मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने आपको कहा कि ये लेटर जो अगर कस्टोडियन ऑफ द हाउस से आया है तो वो बैठेंगे इसलिए कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अच्छा। लेकिन स्पीकर जो इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस का रोल प्ले करे, न कि इमरान के नौकर का। हम समझते हैं कि जो स्पीकर होता है वो हाउस के लिए होता है, वो किसी पार्टी का या हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते हैं। खुदा करे कि स्पीकर इस वक्त रोल शुरू करे और यहाँ पर लेजिस्लेशन हो। लेकिन अगर आज भी प्राइम मिनिस्टर कंटेनर की सियासत करते हैं तो लोग अभी उनको सुनना नहीं चाहते हैं, लोग अभी उन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। ये वो इमरान है, लोगों ने ट्रस्ट किया था लेकिन उसने लोगों की ट्रस्ट को डैमेज किया, लोगों को रुलाया और इसने कहा था कि मैं रुलाऊंगा। तो आज अपने बच्चों की रोटी के लिए लोग रोते हैं, बददुआएं देते हैं और आज पता चलेगा कि इनके डेथ के निशान लोग गाली समझते हैं। ये ऐसा नहीं है। ठीक है, चलें तंगी साहब पॉइंट आपका आ गया। अब जरा मियां इमरान मसूद साहब से मैं जान लूं कि अब इमरान साहब आप लोग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि ये हुकूमत दूर कर लेगी और EVM पर, नैब कवानीन पर आपकी जमात का मौक़िफ़ है क्या? जो हुकूमत का है वही मौक़िफ़ है, सिर्फ मामला ऑन बोर्ड लेने का था या कोई नज़रियाती इख्तिलाफ भी मौजूद है? देखिए, हमने शुरू से यही कहा था कि हमारा आपके और हमारा PTA के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट में लिखा था कि जितने भी
डे टू डे जो डिसीजंस हैं वो हमसे शेयर किए जाएंगे, जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो भी हमसे शेयर किए जाएंगे। हमारा एक रिटन एग्रीमेंट हुआ है, कोई नेशनल इशू होगा वो हमसे पूछेंगे। ये हमारा एक रिटन एग्रीमेंट था पीटीआई के साथ, वी स्टैंड बाय टू दैट एग्रीमेंट। अब पीटीआई को ये चाहिए कि वो जब भी कोई मेजर ऐसा कोई इशू आए तो वो अपनी इत्तेहादियों से रब्ता करे। अब रब्ता उनका शुरू हो गया है हमसे। हमने तो ये ईवीएम मशीन्स देखी भी नहीं थी, अब हमें वो दी गई हैं। हम जाके अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में हम इसको वहाँ पे प्रोसेस में डालेंगे। हम अपनी मुस्लिम लीग के जितने भी ऑफिस बेरर्स हैं उसकी मुशावरत हमारी होगी। जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा वो हम पेश कर देंगे पीटीआई के इत्तेहादी होने के हवाले। देखिए 3 साल हो गए, इट हैज बीन मोर देन 3 years। और इमरान साहब ये पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी हो सकता है, ये पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ भी हो सकता है और उसके हक में भी हो सकता है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई को या गवर्नमेंट इन सीट को, हम भी उसके इत्तेहादी हैं, हम भी गवर्नमेंट में हैं। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो पीडीएम को या अपोजिशन को एतमाद में ले और एक प्रेजेंटेशन दे कि ईवीएम किस किस मुल्क में लगी हुई है, कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। और अपोजिशन को खुद से ये चाहिए। इसका एक और एंगल ये है कि अपोजिशन खुद से मान ले कि भाई बताइए हमें। देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इलेक्शन की शफाफियत के खिलाफ कभी भी बात नहीं करेगी। बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी, इस सिलसिले में आप चाहते हैं कि एक प्रेजेंटेशन हो इस ईवीएम पर। और जो नैब कवानीन वाला मामला है, नैब तरमीम का, जो इस पर फिर काफ लीग का क्या मौक़िफ़ है? इस पर भी कोई प्रेजेंटेशन होनी चाहिए? देखिए नैब कवानीन के हवाले से हमारी मुशावरत होगी, इन हाउस हम मशवरा करेंगे और इंशाल्लाह जो लार्जर विजडम है, जिससे देखिए करप्शन के हम खिलाफ हैं, हम करप्शन के हक में नहीं हैं। हम किसी को खुली छुट्टी नहीं दे सकते कि वो करप्शन, इसलिए मुल्क करप्शन का मारा हुआ मुल्क है। यहाँ पर बड़ी बड़ी जमातों के सरबराहों ने करप्शन की है। यही वजह है कि आज महंगाई और हम जिस फाइनेंशियल फिस्कल मैनेजमेंट को हम रो रहे हैं और कर रहे हैं, और जो IMF का हम पे प्रेशर है, वो इसी की वजह से है ना कि सारा हमारी यहाँ से मनी फ्लाइट जो है वो निकल गई हुई है, यहाँ से बाहर चली गई हुई है। तो करप्शन या नैब के कवानीन के हवाले से हमारी जमात अपना एक मौक़िफ़ रखती है। सही, इंशाल्लाह ताला वो मौक़िफ़ हमारी लीडरशिप से सामने आ जाएगा। ठीक है, चलें। अमजद अली खान न्याज़ी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से एक बड़ी अहम मुलाकात चौधरी ज़का अशरफ ने की है। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वो चेयरमैन हैं और प्राइम मिनिस्टर उनको कह रहे हैं कि शुगर इंडस्ट्री के लिए आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहें। यही शुगर इंडस्ट्री है जो इस कीमत को 150-160 पर ले गई। चीनी की कीमतें यही मिल्स मालकान बढ़ाते हैं। खान साहब तो इनको माफिया कहा करते थे, आज मुलाकात करके उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये मौक़िफ़ में इतना बड़ा तजाद कैसे आ गया अमजद अली साहब? पहली तो बात ये है कि तंगी साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि आज कशकौल जो है ना, वो कौम को आपने 72 साल से दिया हुआ है। आज IMF के पास हम जो गए थे ना, वो आपकी दिए हुए दुखों को लेके गए हैं। ये बोझ कर्जों का जो लादा है ना, आपने लादा है। आज जो जितनी मुश्किलात है ना, आपकी वजह से आई है। ये हमारी, हम तो आए हुए 3 साल हुए, तो आपने जो हमारे गले में डाल के गए ना, काश के अब उनका भी फैसला हो जाए। तो मैं इसके लिए हमेशा कहता हूँ कि आए अपना पार्लियामेंट के आए और डिबेट करें कि किसने मुल्क को कितना लूटा, और इसके ऊपर जो है मैं समझता जजा और सजा होनी चाहिए। दूसरी आपने बिल्कुल तंगी साहब का जवाब आ गया जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ज़का अशरफ के कि उसके, मुझे नहीं पता कि उसके जो बयान है वो किस हवाले से दिया है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब समझते हैं कि मुल्क के अंदर एक माफिया है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इन्वॉल्व है। दूसरा जो वो इंडस्ट्री और ये माफिया शुगर इंडस्ट्री में मौजूद है ना, शुगर मिल मैंने कोई उसको डिनाई तो नहीं किया ना। वो मिले हैं, उन्होंने क्या वहाँ पे स्टेटमेंट दी है कि वो क्या करना चाह रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट वहाँ पे दिया। मुझे चूंकि एग्जैक्ट अगर मुझे स्टेटमेंट PM ऑफिस की दिखा दें तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कि PM ने क्या होगा। लेकिन PM साहब समझते हैं कि किसने इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं और माफिया क्या कर रहा है। ठीक है, चलें इस मामले पर, इस मौजू पर जरा आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे। अमजद अली खान न्याज़ी साहब, मियां इमरान मसूद साहब, बहरामन तंगी साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बड़ी अहम समातें हो रही हैं तजावुज़ात को लेकर, उससे मुताल्लिक मजीद गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने नस्ला टावर के बाद अब कराची में एक और रिहायशी प्रोजेक्ट जो कि ज़ेर तामीर है तिजोरी हाइट्स को गिराने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने गुलशन इकबाल में बनाए गए इस तिजोरी हाइट्स को 4 हफ्तों में गिराने, बुकिंग करवाने वालों को 3 माह में मुआवजा अदा करने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के लिखे गए तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि 4 हफ्तों में पूरी इमारत गिरा दी जाए और इसका मलबा उठाया जाए। ये 4 हफ्तों का वक्त 29 अक्टूबर से शुरू होगा। तहरीरी फैसले में यह भी हुक्म दिया गया है कि बिल्डिंग गिराने से पहले तिजोरी हाइट्स की बुकिंग फाइलें कमिश्नर कराची की निगरानी में निकाली जाएं और कमिश्नर कराची बुकिंग फाइल्स की मुकम्मल इन्वेंट्री बनाएं। अदालती फैसले में साथ ही यह भी कहा गया है कि इन्वेंट्री में बुकिंग करवाने वालों के मुकम्मल पते, हिसाब दर्ज किए जाएं और इन्वेंट्री मुकम्मल करके कमिश्नर कराची रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं और बुकिंग करवाने वालों को 3 माह में मुआवजा अदा किया जाए। तहरीर फैसले के मुताबिक तिजोरी हाइट्स इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और अगर ऐसा ना किया गया तो तिजोरी हाइट्स इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि इमारत को गिराने और मलबा उठाने के काम की निगरानी कमिश्नर कराची के ज़िम्मे लगाई गई है। अभी नस्ला टावर गिरा नहीं है, उससे मुताल्लिक अभी फैसला जारी है कि वो किस तरह से गिराना है कि एक और इमारत को और जो ज़ेर तामीर है उसको गिराने के अहकामात अब सामने आ गए और इसमें भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों की जमा पूंजी लगी होगी, लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा और उनको अब किस हद तक नुकसान उठाना पड़ेगा इसका बेहतर अंदाज़ा तो उन्हीं को होगा। लेकिन एक बार फिर जो मरकज़ी ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ सज़ा से मुताल्लिक कहीं कोई ऐसी ख़ास बात इस फैसले में हमें नज़र नहीं आई है। आरिफ जीवा साहब साबिक चेयरमैन आबाद के हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि अब इस तरह के फैसलों के बाद कराची की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस तरफ जा सकती है, लोगों का एतमाद किस हद तक मुतज़लज़ल हो सकता है। तो आरिफ साहब, जाहिर है ये एक और इमारत गिरेगी, इसमें भी बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट थी, गो कि उनको 3 माह में मुआवजा वो एक साथ मिले या टूट कर मिले, लेकिन ज़ाहिर नुकसान तो उनका किसी हद तक होगा। तो लोगों का नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है, लेकिन कहीं कोई सज़ा मिलते हम नहीं देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में किसी को। जी बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये कि अभी ये दूसरी बिल्डिंग और फिर जो है मेरा ख्याल है कोई हाई कोर्ट ने भी कुछ बिल्डिंग्स के ऑर्डर्स पास किए हैं जी। कहने का मकसद ये है कि हम पहले भी कहते रहे, कई सालों से ये बात कर रहे हैं। देखें, बात ये कि इसका जो है वो तिजोरी हाइट्स का जो है वो लैंड का इशू आया, रेलवे ने जो है वो उसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग जब प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ लोगों को भेज दिया गया, उसकी अप्रूवल हो गई। उसके बाद रेलवे जो है वो कोर्ट में गई कि जी ये लैंड हमारी है और उसके बाद जो है सारा प्रोसेस शुरू हुआ, कोर्ट में गए और कोर्ट ने इसको जो है वो इलीगल डिक्लेयर किया। बात कहने की ये कि जिस वक्त ये कोई भी प्रोजेक्ट, जो मैं पहले भी आपके साथ प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल का प्रोसेस जब शुरू होता है तो अगर लैंड का लेसर जो है वो डीसी है, अगर उसका जो लेसर है वो डीसी है तो डीसी पहले उसका लेआउट फॉरवर्ड करता है और लैंड की ऑनरशिप को जो है वो इंडोर्स करता है डीसी के, जी ये लैंड जो है ये क्लियर टाइटल है। और उसके बाद वो जो लेआउट है वो फॉरवर्ड होता है जाके मास्टर प्लान केडीए के अंदर, वहां से मास्टर प्लान से जो है वो उसका जो है वो लेआउट पास होता है, उसकी लैंड की वेरिफिकेशन दोबारा होती है, वही मास्टर प्लान दोबारा उस लैंड के डॉक्यूमेंट्स को जो डीसी ने फॉरवर्ड किया होता है उनको दोबारा कंफर्मेशन, उनकी रिकन्फर्मेशन करते हैं कि जी आपने इनको अप्रूवल दी है, ये इंटैक्ट है, वो कहते हैं जी हाँ इंटैक्ट है। फिर ये प्रोसेस होता है, मास्टर प्लान उसको अप्रूवल देता है, उसके बाद ये जाती है एसबीसीए के अंदर, एसबीसीए दोबारा डीसी को और मास्टर प्लान के डीजी को लेटर लिखता है कि जी ये जो है आपने दोनों इदारों ने जो अप्रूवल दी है इंटैक्ट है, वो कहते हैं हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है और ये सही हमने अप्रूवल दी। उसके बाद वो एसबीसी से अप्रूवल होती है। कहने का मकसद ये कि इतने सारे प्रोसेस होने के बाद अगर कोई जाके कोर्ट के अंदर या किसी जगह पे जाके जब ऑब्जेक्शन दायर करते हैं तो उसकी देखें उसमें बिल्डर कहाँ से कसूरवार है। बिल्डर तो हर जगह ये कहा जाता है जी बिल्डर ने 2 नंबर जमीन पे बेच दिया। भाई बिल्डर ने जब जमीन अगर 2 नंबर थी तो उसको इदारों ने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया उसके ऊपर। बिल्कुल। फिर उसने जब एनओसी फॉर सेल लिया, इतना बड़ा इश्तिहार एसबीसीए लगाती है अखबार में, मास्टर प्लान लगाता है, जब उसका लेआउट प्लान अप्रूव होता है तो मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जो है वो केडीए का वो अखबार में एक इश्तिहार देता है कि हम इनका जो है वो लेआउट प्लान अप्रूव करने जा रहे हैं, किसी को एतराज अगर है तो 15 दिन के अंदर मुतला करें। फिर उसके बाद एसबीसीए का प्रोसेस है डिजाइन सेक्शन का, वो इश्तिहार लगाते हैं कि जी हम ये एनओसी को दे रहे हैं। आरिफ साहब, फिर ये अगर ज़ाहिर ज़मीन मुतनाज़ होती है, किसी और की मिल्कियत है, किसी सरकारी इदारे की मिल्कियत में होती है, तो फिर ये एसबीसीए केडीए वाले फिर ये किस तरह से अप्रूवल्स और एनओसी जारी कर देते हैं? ये
कहीं कोई सियासी असर रसूख आड़े आ जाता है? जिस तरह तिजोरी हाइट्स से मुतालिक भी एक सियासी शख्सियत का नाम लिया जाता है, तो ये इस तरह का कोई असर रसूख होता है जिसकी वजह से फिर इन्हें NOCs भी जारी करने पड़ते हैं, सारे अप्रूवल्स भी देने पड़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पिछले 4-5 सालों से कुछ जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ये भी काम होता रहा है। मैं भी एक उसका जो है वो थोड़ा सा, मुझे भी उसमें एक तकलीफ हुई। फिर मैंने जो है वो मैं तकरीबन कमिश्नर साहब के पास तक गया कि अब वहाँ पे काफ़ी ज़मीनें जो है उन्होंने डबल अलॉटमेंट कर दी। यानी अगर मैं उसका ऑनर हूँ तो मेरी ऑनरशिप के ऊपर किसी और की ऑनरशिप डाल दी है। अच्छा। ये कई केसों में हुआ और ये केस आएंगे, अभी बहुत सारे केस आएंगे। अच्छा। ये एक केस नहीं है, ऐसे कई केस हैं। अभी ये आप समझ लें कि आप इसके ऊपर ये जो पंडोरा बॉक्स खुला है, तो इसके ऊपर आप जो है वो, मैं समझता हूँ अगले प्रोग्राम में आपको तवातुर से प्रोग्राम होंगे आपके, और कुछ ना कुछ वक्त उसको आपको इसी काम के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये अभी एक बहुत बड़ा, अगर ये कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शन लिया है और कोर्ट इसके ऊपर सीरियस है और इन केसों को जो है वो टेकअप कर रही है, तो ऐसे बहुत से आपके सामने प्रोजेक्ट्स आएंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। यही बात हम कई सालों से कर रहे हैं कि कराची के अंदर, खास तौर पे कराची के अंदर, ये जो लैंड का टाइटल है इसको जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है और इसके ऊपर जो है वो कुछ इदारे के लोग जो है इसमें डबलिंग कर रहे हैं और लोगों को जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर कब्जा माफिया आया, लैंड ग्रेबर आया, तो उसने जमीन पे कब्जा किया, तो फिर जो है वो जो बिल्डर ने जमीन ली थी उसका जो है वो बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब वो जो आरिफ साहब, ज़ाहिर अदालती ऑर्डर्स के बाद भी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा नुकसान, जो बुनियादी नुकसान, वो तो एक आम खरीदार का ही हो रहा है। एक आम खरीदार जब जाता है वो सिर्फ NOC पर भरोसा करके मुतल्लिका इदारे की, और वो उस बुनियाद पर फ्लैट को बुक करवा लेता है। अब इन फैसलों के बाद और इन कार्रवाइयों के बाद उस NOC की क्या वैल्यू रह गई है, चाहे वो SBCA का वेरीफाइड NOC हो, लेकिन ज़ाहिर ये जितने फैसले आ रहे हैं जिन बिल्डिंग्स के खिलाफ, ये भी तो NOC हासिल करने के बाद ही तामीर के मरहले में गई, तो उसकी हैसियत, उसकी वैल्यू तो बिल्कुल ख़त्म। एक आम खरीदार का जो एक भरोसा है, एतबार है, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा बिल्डर्स पर से और उस पूरे कंस्ट्रक्शन के काम पर से। देखिए, खरीदार का ट्रस्ट तो हम पे से उठ रहा है, जो बिल्डर डेवलपर से उसके ऊपर से उठ रहा है। अच्छा, बिल्डर जो है वो एक ज़मीन परचेज करता है या एक ज़मीन लेता है, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो जो है वो बगैर किसी गवर्नमेंट को फीस दिए या बगैर कोई अंडर टेबल पैसे दिए उसकी अप्रूवल हो जाती है। उसको अंडर टेबल पैसे भी देने पड़ते हैं। जब प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग होती है, तमाम मीडिया पे उसके इश्तिहार चलते हैं, उसका सोशल मीडिया पे इश्तिहार चलते हैं, उसकी आउटडोर कैंपेनिंग होती है, उसका करोड़ रुपया उसमें लगता है जब वो प्रोजेक्ट शुरू करता है। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो सेल करता है, पब्लिक से पैसे लेता है, तो वो पैसे घर नहीं ले जाता, वो पैसे जो है उधर उस कंस्ट्रक्शन में पैसे जो है एक्सपेंस होते हैं। अब आपने तिजोरी हाइट्स का तस्करा किया, उसका भी एक स्ट्रक्चर खड़ा है, वही एंड यूजर से पेमेंट लेके उन्होंने वहां पे स्ट्रक्चर जो है उसका जितना % भी वो तैयार हुआ है वो पब्लिक से पैसे लेके जनरेट करके। हमारे मुल्क के अंदर ऐसा नहीं है जैसे दुनिया में, आप इंग्लैंड चले जाएं, आप सिंगापुर चले जाएं, यूरोप चले जाएं, कि वहां पे ब्रिज फाइनेंसिंग होती है कि जी लैंड की कॉस्ट में भी जो है वो बैंक फाइनेंस करते हैं। अगर आप 10% आप पेमेंट करते हैं लैंड कॉस्ट में, 70-80% बैंक फाइनेंस करता है। फिर उसके अलावा जब आप उसको सेल करते हैं तो क्लाइंट को भी 90% का जो है वो फाइनेंस करके देती है दुनिया में। यहाँ तो सारा कुछ एक बिल्डर का और दूसरा जो है वो जो यूजर, जो एंड यूजर है, जो ये तकलीफ उठा रहा है, उसका ही होता है। उसका अब एतमाद आप कह रहे हैं उठ जाएगा, मैं तो ये वर्ड कह रहा हूँ कि उठ चुका है। कराची के अंदर उठ चुका है, एक आम बायर का, एक क्लाइंट का एतमाद उठ चुका है। वो कहता है आके, हमने जब हम सारी NOC उसको शो करते हैं तो वो कहता है अच्छा जी ठीक है, और वो जाता है SBCA हमसे NOC का अप्रूवल लेटर लेके, SBCA वो कहते हैं ठीक है NOC हमने दी है NOC। लेकिन उसके बाद अब उसका सवाल ये है, फिर आरिफ साहब, फिर इस पूरे प्रोसेस को फिर शफाफ कैसे बनाया जाए? ये जितने भी ये मसले, ये जो NOC को तो ज़ाहिर जाली नहीं कह सकते, NOC भी सही है, लेकिन जो ज़मीन है वो भी मुतनाज़ है, उसकी मिल्कियत के भी इशूज़ हैं। फिर इस पूरे अमल को किस तरह शफाफ बनाया जाए कि ये मामलात अदालत में ना जाएँ, मुतनाज़ ज़मीनों के NOCs ना दिए जाएँ? फिर कहीं कोई ऐसे इक़दाम हुकूमतों की जानिब से उठाने की ज़रूरत है कि इस अमल को बेहतर किया जा सके और लोगों का पैसा डूबने से बचाया जा सके। सबसे पहले लेसर को सज़ा देनी चाहिए जिसने वो लेआउट फॉरवर्ड किया। हम SBCA की तो बहुत बात करते हैं, SBCA की तो हम बड़ी डिस्कशन करते हैं, लेकिन जिसने जो उस जमीन का मालिक आज भी है, अगर सोसाइटी, किसी सोसाइटी के पास लैंड है तो उसका भी ऑनर जो है वो DCA, अगर डिप्टी कमिश्नर है, अगर वो जमीन जो है वो KDA
दे रहे किसी को तो उसका भी बुनियादी लेसर जो है वो जमीन जो है वो डीसी नहीं दी है सबको, उसका बुनियादी लेसर वही है, वही जो है इंडोर्स करता है कि हाँ ये जमीन ठीक है या गलत है। अगर वो 4 लोगों को जमीन दे देता है, वो रेलवे को भी दे देता है, वो पीआईए को भी दे देता है, वो एक आम शहरी को भी दे देता है वही जमीन, वो एक बिल्डर को भी वही जमीन दे देता है। ऐसे कई केसेस कराची शहर में चल रहे हैं जिसमें केडीए एक तरफ पार्टी, एक तरफ डीसी पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट के जो ओहदेदार हैं वो पार्टी है। ऐसे कई केसेस हैं जिसके केसेस अदालतों में पड़े हुए हैं। तो डीसी ऑन करता है, कहता है जी ये हमने जमीन दी नहीं केडीए को। कई जगहों पे और ज़रा आरिफ साहब, ये जो भी डीसी जिस भी इलाके का, वो भी जो ऑफिशियल फीस है सिर्फ उसकी मद में तो नहीं वो अलॉट कर देता होगा ज़मीन, वो भी अपना जो अंडर टेबल आप जिक्र कर रहे हैं उस तरह के मामला उसके साथ भी होते होंगे। अब ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है और हम जो है वो तो हमेशा से ये बात कर रहे हैं कि हर जगह जो है देखें, बगैर अंडर टेबल के, बगैर जो है वो अनऑफिशियल पैसे दिए कहीं काम नहीं होता। कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ पे आप पैसे दिए बगैर अपना काम जो है वो करा सकें। और लीगल काम, इलीगल छोड़े, लीगल काम भी आप नहीं करवा सकते। इसलिए लोग जो है वो इलीगल की तरफ जाते हैं। ये जो लैंड ग्रैबर और ये जो जमीनों के कब्जे वाले और ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये इसीलिए आज कामयाब है कि लीगल जिसने काम करना है उसको भी उतने पैसे देने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, साबिक चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद है। बता रहे थे कि अगर आप इस निज़ाम में लीगल काम करने जाएं तो क्या क्या मुश्किलात आपको दरपेश होती हैं, जिसके बाद आपको मजबूरन इल्लीगल काम की तरफ जाना पड़ता है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो डॉलर की उड़ान ऊंची से ऊंची होती जा रही है, रुपया नीचे से नीचे जाता जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है और ये कहाँ तक जा सकता है डॉलर, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान की करेंसी दिन ब दिन डी वैल्यू होती जा रही है, रुपए की कदर गिरती जा रही है और इतनी गिर रही है कि डॉलर इस वक्त रिकॉर्ड बना रहा है। गुज़िश्ता महीने की 26 तारीख को एक अमरीकी डॉलर 175 रुपये 35 पैसे का हुआ था और ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ था जब एक डॉलर की कीमत 175 रुपये से ज़ायद हो गई थी। लेकिन सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर का सपोर्ट पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में कुछ दिन तक मामूली सी बेहतरी देखने में आई थी और वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के बाद 4 से 5 दिनों तक डॉलर की कीमत कुछ नीचे आती गई और उसकी कीमत में 4 रुपए तक की कमी देखने में आई। लेकिन 4-5 दिन गुजरे ही थे, उसके बाद फिर डॉलर की कीमत ने बढ़ना शुरू कर दिया और एक हफ्ते में डॉलर 6 रुपए से ज़ायद महंगा हो चुका है और एक बार फिर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुँच गया। और आज 1 रुपये 81 पैसे का इजाफा हुआ डॉलर की कीमत में, जिसके बाद एक अमरीकी डॉलर 177.5 पाकिस्तानी रुपए का हो गया। तो डॉलर की कीमत बढ़ने और रुपए की कीमत गिरने से सिर्फ एक दिन में ही मुल्की कर्जों में तकरीबन 3000 अरब रुपए का इजाफा हो गया है। आज सेनेट के इजलास में वजारत खजाना की जानिब से कर्जों के हवाले से तहरीरी जवाब जमा करवाया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान पर इस वक्त 41,000 अरब रुपए का कर्जा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 साल में 10,000 अरब के अंदरूनी कर्जे और 6,000 अरब के बैरूनी कर्जे लिए हैं, जबकि इन कर्जों पर 7,460 अरब का सूद भी अदा किया गया। हुकूमत के लिए गए कर्जों से मुताल्लिक आज नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 3 सालों में 16,000 अरब रुपए कर्जों में इजाफा करके मुल्क को कर्जों के जाल में फंसा दिया है। इसके मुकाबले में नून लीग के 5 सालों में 10,000 अरब रुपए का इजाफा हुआ था कर्जों में, जिससे 11,000 मेगावाट के बिजली के कारखाने लगे, 2,000 किलोमीटर की मोटरवेज बनाई गई, सी पैक को चलाया गया। लेकिन इस हुकूमत में यहाँ तो खसारा ही खसारा है और ये खसारा करने में तमाम का तमाम कर्जा झोंक दिया गया है। तो अब ये पूरी सूरत हाल है। डॉलर की कीमत क्यों बढ़ और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, डॉलर 177 भी क्रॉस कर गया, 178 को छू रहा है, ये कहाँ तक जाएगा मलिक साहब और इसको कंट्रोल किया जा सकता है अगले चंद दिनों में? ये डॉलर के पे लगाम घोड़ा है, अगर इसमें लगाम नहीं डालेंगे तो दौड़ते ही रहेगा। इसको मैं समझता हूँ हुकूमत को लगाम डालनी चाहिए और स्टेट बैंक को अपना रोल अदा करना चाहिए। अगर इस तरह डॉलर का रेट बढ़ा तो ज़ाहिर है इम्पोर्ट बिल हमारा जो पहले बहुत ज़्यादा है। आप अगर देखें, डेटा देखें, मैं आज पढ़ रहा था, पिछले साल जो है जुलाई टू अक्टूबर जो है 15 अरब डॉलर की इम्पोर्ट हुई थी और इस साल 25 अरब डॉलर की इम्पोर्ट हुई है, यानी 10 अरब डॉलर आपका तजारती अदारे का सामने है। और जो रुपये की बात आपने की है, सऊदी का दौरा था, सऊदी ने बर वक्त पाकिस्तान को वेंटिलेटर से निकाल दिया था और उसके बाद डॉलर जो है 175 से कम से 169 हुआ।
लेकिन उसके बाद IMF का जो पहले उनके चीफ ने बयान दिया कि हम मुज़ाकरात के नज़दीक पहुँच चुके हैं, लेकिन कल जो उन्होंने बयान दिया 22 दिसंबर तक 1.5 लाख हो गया और उन्होंने बड़ा मुतालबा उनके लीगल डिपार्टमेंट ने ये रखा है। पाकिस्तान ने मार्च के मायदे में ये शामिल किया था कि हम स्टेट बैंक गवर्नर को और तमाम आला हुकाम को जो है हुकूमत से आज़ाद करेंगे, तो किसी की जवाबदेही नहीं होंगे। तो ये उन्होंने शर्त बड़ी कड़ी रख दी है, जिसमें हुकूमत के पास फ़रोग़ नसीम साहब ने ये IMF से रिक्वेस्ट की कि हमारी 2 तारीख खरीद नहीं है, बिल पास करने के लिए 2 तारीख खरीद होना ज़रूरी है, और हम इसमें कुछ टिकें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान के आइन के मुतसादम हैं, तो हम इसको करेंगे, हमें टाइम दिया जाए। लेकिन वो मैं ना मानूं वाली बात IMF ने जो है अभी तो बात सुनने से इनकार कर दिया। आप देखो 22 दिसंबर के बाद क्या होता है। तो उसके बाद हुकूमत ने जो है, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक चाइना के सबको रिक्वेस्ट की है कि ML रेलवे का जो ML1 मनसूबा था उसमें $7 अरब चाइना ने इन्वेस्टमेंट करने थे और एनर्जी में $5 अरब इन्वेस्टमेंट करने, $12 अरब का जब उन्होंने कहा कि आप हमें एडवांस से 1% इंटरेस्ट, तो चाइना ने कुछ नीम रजामंदी ज़ाहिर की। अगर इसमें पाकिस्तान कामयाब होता है तो क्राइसिस से इंशाल्लाह निकल आ जाएगा। तो मलिक साहब इस वक्त मार्केट को कितने डॉलर्स की जरूरत है, कितने अरब डॉलर्स इस वक्त चाहिए डॉलर की कीमत को स्टेबल करने के लिए कि वापस 154 जहां से बढ़ना शुरू हुआ था वहां पर वापस आ जाए? देखो, इसमें सबसे बड़ा जो हमारे को नुकसान हुआ है वो तो अफगानिस्तान है, क्योंकि अफगानिस्तान के जब से अकाउंट फ्रीज हुए और पाकिस्तान हुकूमत ने खराब दिली का मुजाहरा करके पाकिस्तानी रुपये में उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। उनका बिल भी हम ही अदा कर रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के लिए नासूर बन चुका है, क्योंकि जितने भी पाकिस्तानी या अफगानी जो है उन्होंने यहाँ अकाउंट खोल रहे हैं अफगान ट्रेड के नाम से बैंकों में। वो मार्केट से महंगा डॉलर खरीद के शो ये करेंगे ये हमारे अपने डॉलर हैं, हालांकि ये उनके अपने डॉलर नहीं है। पाकिस्तानी से मार्केट के खरीद के दिन ब दिन डॉलर के रेट में इजाफा कर रहे हैं। जो मार्केट में इजाफा हो रहा है इस तरह बैंक में भी इजाफा हो रहा है। तो जो भी एक्सपोर्टर है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मार्केट के मुताबिक हमें रेट दिए, तो हुकूमत को इसको रिवाइज करने की जरूरत है। अफगान ट्रेड को बिल्कुल यहाँ से बंद करना होगा, यहाँ से ट्रेड नहीं होना चाहिए, वरना पाकिस्तान की इकानमी को ये निकल जाएगा और पाकिस्तान को भी साथ निकल जाएगा। तो मलिक साहब, इस वक्त जो हमारे रिजर्व्स हैं वो तो रिकॉर्ड सतह पर हैं, उन रिजर्व्स में से क्या हम 2, 3 या 4 अरब डॉलर मार्केट में फेंक कर इसकी कीमत को वक्ती तौर पर कंट्रोल कर नहीं सकते? उस दौरान हमारे तमाम मुआहदे भी हो जाएंगे, जिस तरह चाइना ने आपने बताया कि नीम रजामंदी जाहिर की है, वो इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, उसके बाद फिर वो डॉलर्स हम वापस निकाल कर रिजर्व में डाल सकते हैं। क्या ऐसा होना मुमकिन नहीं है? नहीं, पहले $2.5 अरब जैसे इन्होंने डाले थे और उससे कोई मार्केट में कोई इतना बड़ा असर नहीं आया, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। आप देखें ना, अगर आपकी डेली की आप अगर करें तो रोजाना आपको $300 मिलियन चाहिए इंपोर्ट बिल के लिए, और जबकि आपके पास सप्लाई है $200 मिलियन एक्सपोर्ट प्रोसीड की और वर्कर रेमिटेंस की और एक्सचेंज कंपनी की तरफ से, तो $100 मिलियन पर डे आपको तजारती सितारे के सामने अपने रिजर्व का आपके मांगे तांगे हैं। टोटल 17 अरब के आपके रिजर्व हैं और अगले 12 अरब डॉलर आपने अदा करने हैं। तो वो रिजर्व खत्म हो गए तो रुपये पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, वो तो पाकिस्तान की मुकाबले बर्दाश्त हो जाएगा। ये हुकूमत यही करती है। इसमें कोई आम लोगों का भी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्या उनका भी कहीं कोई किरदार है? डॉलर खरीद कर उन्होंने कहीं स्टोर किए हुए हैं? क्योंकि 3 महीने पहले भी आपने एक रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान के अवाम से कि डॉलर को बराए करम ना खरीदें, और अगर आप नहीं खरीदेंगे तो इसका आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि डॉलर की कीमत गिरने वाली है। 2 या 3 अगस्त की ये गालिबन बात है। ये 3 महीने गुजरे हैं, लेकिन इसमें तो डॉलर की कीमत बड़ी शदीद बढ़ी है। तो उस वक्त शायद मार्केट को आप गलत रीड कर गए थे जो आपने वो प्रेडिक्शन की थी। नहीं, मैंने बिल्कुल सही कहा था, लेकिन अफगानिस्तान के जब हादसा हो गया तो ये किसी के वहम गुमा नहीं था कि अगस्त में उन्होंने टेक ओवर कर लिया और उसके बाद सारा बिल हमने अदा करने हैं, और उनके जो जितने भी अफगानी हैं वो पाकिस्तान से डॉलर खरीद के हमारे रिजर्व को और हमारी मार्केट को ड्राई कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ हुकूमत की नाइली कह सकता हूँ, नालायकी कह सकता हूँ। उनकी आंखें बंद हुई पड़ी हैं अफगानिस्तान की वजह से और पाकिस्तान को तबाह कर रहे हुए हैं। तो ये इनको सोचना होगा। अफगान ट्रेड जो है पाकिस्तान को 2 तरह का नुकसान कर। तो मलिक साहब, ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान जो डॉलर जा रहा है वो हुकूमत की रजामंदी से जा रहा है या फिर वो चोरी छुपे जा रहा है? और अगर चोरी छुपे जा रहा है तो फिर उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान नहीं जा रहा, पाकिस्तानी बैंकों में अफगानियों के नाम पे जमा कराया जा रहा है। अच्छा, यानी कि जो मैं अफगानी हूँ, मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट चल लिया है कि पाकिस्तान से आप मेरे इम्पोर्ट करेंगे अफगान ट्रेड के नाम पे। आप क्या करेंगे, पाकिस्तानी मार्केट से डॉलर खरीदेंगे महंगे दामों और उसको फिर अकाउंट में जमा करा देंगे, और उसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तानी रुपए पे बड़ा प्रेशर है और मार्केट में जो पैसा हमारे इंटर बैंक में आना था वो अफगानियों के अकाउंटों में जा रहा है, जिससे मुल्क को बहुत नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना है। हुकूमत को इसको बड़े गौर करना होगा। बड़े तो मलिक साहब, इस पर गौर करके फिर कदम क्या उठाना पड़ेगा? क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत हाल अगले 2-4 माह की तो है नहीं, वो तो एक लंबा टाइम उसको चाहिए वहाँ की सूरत हाल स्टेबल होने के लिए। हुकूमत को यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग फिर क्या करनी पड़ेगी इस कीमत को कंट्रोल करने के लिए? फिर ये 200 क्रॉस करके 250 की तरफ दौड़ लगा देगा?
तो देखो ये जैसे मैंने बताए हैं फिगर और जो चीजें बताई हैं, इसमें अगर अमल दरामद नहीं की है तो फिर तो कोई भी फिर गैर है, बेलगाम चीज को तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो ये हुकूमत को जो है अफवान ट्रेड सबसे पहले बंद करनी चाहिए और उन्हें कहीं जी आप अपने डॉलर वहाँ से लेके आए और रेमिटेंस के जरिए लाइक कैश डॉलर जमा की टोटली पाबंदी लगा दें, तभी जाके ये मार्केट रुकेगी, वरना ये रुकने वाली नहीं है। और ये वो कहते हैं हम तो डूबे हैं समन तुमको भी साथ ले डूबेंगे, तो अफगानिस्तान का मसला पाकिस्तान के साथ यही होने वाला है आने वाले। और फिर मलिक साहब ज़ाहिर है चूँकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एक बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान में और उसकी वजह से वो ज़ाहिर खसारा भी हमारा बढ़ता रहता है। इम्पोर्ट की मद में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को डॉलर्स की सूरत में कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है? देखो ना मैंने बताया ना, देखो हर महीने आपको 1 अरब से 1.5 अरब डॉलर का तजारती सारे का सामना है इस वक्त डेली, मतलब तमाम चीजें पूरी करने के बाद। और IMF की वजह से जो है वर्ल्ड बैंक और जो है एशिया डेवलप बैंक में अपनी किस्तें रोकी हुई हैं कि IMF ग्रीन सिग्नल देकर तो हम ये करेंगे। तो हुकूमत बड़ी इस वक्त जो है तदब्बर के साथ मुजाहरा करना है और पाकिस्तान को बचाना है। अफगानिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान को बचाना जरूरी है, क्योंकि हमारी इकानमी और हमारा दिफा सलामती और सब दाव पे लगा हुआ है। अगर इसी तरह हमने आंखें बंद रखी तो हमारे पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कहीं पे नहीं छोड़ेंगे आप। और मलिक साहब ये जो आपकी तजवीज़ें अगर इस पर हुकूमत नहीं अमल करती मुख्तसर बता दिएगा, तो फिर इसका मतलब कि आने वाले चंद दिनों में हफ्तों में ये डॉलर 200 की कीमत को भी क्रॉस कर जाएगा? देखो जी हुकूमत अगर अमल नहीं करती इस तरह नीम खरगोश की तरह आंखें बंद करके सोई रहती है तो फिर जहर है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो हुकूमत को आंखें खोलनी होगी और अपने पाकिस्तान को बचाना होगा, अपने रुपये को बचाना होगा, अपने रिजर्व को बचाना होगा। इस तरह ये अमकाना हरकतें नहीं करनी होगी कि पाकिस्तान के रिजर्व और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज अफगानिस्तान के नाम पे हम लुटा दें। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक बोस्तान साहब फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद। मुझसे दरख्वास्त कर रहे थे कि अफगानिस्तान के बारे में ज़रूर सोचें, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के आवाम के बारे में सोचें। अगर सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो फिर ये डॉलर की कीमत इसी तरह बढ़ती रहेगी और रुपए की कदर इसी तरह कम होती रहेगी, और जब रुपए की कदर कम होगी तो फिर उससे महंगाई का नया तूफान आता रहेगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।